अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास आधार है, मेरे पास पासपोर्ट है, एसआईआर में भी हो सकता है मेरा नाम है, मैंने वोट किया अभी चुनाव में, मान लीजिए बंगाल में या बिहार में। फिर भी मैं कैसे साबित करूं? कल को बोल दिया कि तुम जाओ, तुम नागरिकता का प्रूफ लाओ, नागरिक हो नहीं हो, कुछ ऐसा हो गया तो मतलब सब लोग अब डरे हुए। और अगर किसी के पास पासपोर्ट है या वोटर आईडी है, क्योंकि ये दो डॉक्यूमेंट आप देते ही उसे हैं जो सिटीजन है। बैंक का कार्ड, पासबुक या राशन कार्ड या स्कूल का 10th का सर्टिफिकेट या प्रॉपर्टी, ये तो नॉन सिटीजन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हर 87 से पहले बर्थ वाले आदमी का आधार देखकर उसे आधार को भारत की नागरिकता का कार्ड मान लिया जाए, क्योंकि वो उसका जो एक्सपेंशन है वो 130-135 करोड़ लोगों तक को पहुंच चुका है। जो हैप्पी सिटीजन्स हैं वो मजबूत देश बनाते हैं। अगर हमको विश्व गुरु बनना है तो हमें ये अनसर्टेनिटी नहीं लानी चाहिए। देखिए, आसाम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और बहुत पैसे लगाकर 1100-1200 करोड़ रुपए खर्च करके आपने एनआरसी तो की, जो 3 करोड़ 11 लाख लोगों की नागरिकता सही पाई गई। आज 7 साल हो गए, सौरभ, एक को भी तो नागरिकता का कार्ड नहीं मिला। आमतौर से प्रिजम्पशन हो सिटीजनशिप की, ये रिबटेबल प्रिजम्पशन होगी। जो ये कहता है कि सिटीजन नहीं है वो सबूत ला के दे, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर हो, सिटीजन के ऊपर न डाला जाए। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अगर आपका पासपोर्ट भी आपकी नागरिकता का पहचान नहीं है तो फिर क्या है? देश में लगभग 7% लोगों के पास पासपोर्ट है। वो लोग बड़ा चौड़े में रहते हैं कि हम तो हिंदुस्तानी हैं। हम लोग विदेश जाते हैं तो उसी पासपोर्ट दिखाते हैं कि भाई हम हिंदुस्तान से आए हैं, नेशनैलिटी इंडियन लिखी होती है। लेकिन विदेश मंत्रालय के एक बयान में साफ कर दिया गया है कि सिर्फ पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो फिर क्या है? अब ये बात हम शुरू करें और फैजान साहब से बात करेंगे। फैजान साहब को आप सब लोग जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक्सपर्ट हैं, हमारे द रेड माइक के गाइड हैं, हम उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आप एनडीटीवी के जमाने से आप उनको देखते, सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। सर, आज शुरुआत इसलिए कर रहा हूं इस एक एग्जाम्पल के साथ कि एक हम पत्रकार बिरादरी से हैं। टेलीग्राफ के पूर्व संपादक, द टेलीग्राफ अखबार जो बहुत रिनाउंड अखबार है, उनके पूर्व संपादक है, उनका नाम है आर राजा गोपाल। सर, उनका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हुआ। उन्होंने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल का आवेदन दिया था, वो नहीं हुआ क्योंकि वेस्ट बंगाल में उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। उनका नाम भी उन 27 लाख लोगों में है जिनका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल करके वोटर लिस्ट में नहीं डाला गया। यानी एसआईआर की प्रक्रिया से अगर आप बाहर हो जाते हैं या बाहर कर दिए जाते हैं तो आपका पासपोर्ट भी नहीं बनेगा या पासपोर्ट रिन्यूअल भी नहीं होगा। ये कैसा लोकतंत्र है? तो यानी क्या 140 करोड़ जनता को वापस से लाइन में खड़ा किया जाएगा? ये सब सारे सवाल हैं। प्रोफेसर साहब, आपका हमने वो वीडियो भी देखा। सर, अगर अब पासपोर्ट भी ये प्रमाणित नहीं कर रहा है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं, तो फिर क्या बचा? मतलब ये सवाल सब लोग पूछना चाहते हैं कि भाई हम कैसे साबित करें कि हम हिंदुस्तानी हैं? क्या हम डीएनए कराएं क्या सब लोग अपना जाकर के डीएनए टेस्ट दें कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं, ये देखिए हमारे पुश्तों का चला आ रहा है, ये सब सारी चीजें, मतलब क्या करें हम? सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एविडेंस लॉ में एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं कि कोर्ट वुड टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ द फैक्ट। जैसे अगर सौरभ आप ये आर्ग्यू कर रहे हैं किसी केस में कि माय लॉर्ड, सूरज जो है वो पूरब से निकलता है, तो आपसे ये नहीं कहा जाएगा अच्छा कल सुबह हम लोग आते हैं जरा देखते हैं किधर से निकलता है। कोर्ट उसको मान लेगा कि ये ऐसे ही है। मुझे लगता है कि जब हमने देश में कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किया, तो जो भी भारत में पैदा हो गया और उसके पास आधार है, अगर वो 1987 से पहले पैदा हुआ है तो वो जन्म से भारत का नागरिक है। उसके तो माँ बाप देखने की आवश्यकता नहीं है। उसका तो सिर्फ भारत में पैदाइश जो है वो ऑटोमेटिकली पैदा होते ही
उस पर भारत की नागरिकता का अधिकार हो गया। आपने उसे कागज दिया या नहीं दिया, इससे कोई मतलब नहीं। ये आप समझिए सौरभ कि जब 1905 में बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, तो संविधान नहीं था, कोई राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल राइट्स हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं होती। मानव अधिकारों के बारे में सही धारणा यह है कि कोई संविधान मानव अधिकार नहीं देता, मानव कुछ अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। ठीक है सर। जीवन का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संविधान उनको सिर्फ मान्यता देता है। संविधान हो या ना हो, वो अधिकार आपके पास रहेंगे। तभी बाल गंगाधर तिलक 1905 में संविधान के बिना स्वराज के अधिकार को कह रहे हैं कि मेरा अधिकार है, आई विल हैव इट। तो 1987 से पहले जो भी पैदा हो गया और उसके पास आधार है, और आधार में आपने उसका बायोमेट्रिक और फेशियल और आईज और फला सब ले लिया, फिंगरप्रिंट, ये तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रिजम्पशन होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक है। जो लोग 1993 के बाद पैदा हुए, क्योंकि उनके लिए शर्त ये कि उनके माँ बाप में से एक भारत का नागरिक हो, तो आप सोचिए ज्यादातर लोग आज जो होंगे उनके जो माँ बाप होंगे वो भी 87 से पहले पैदा हो चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो भी 87 से पहले पैदा हो चुके हैं तो फिर उनका आधार ले लीजिए, उनके माँ बाप में से किसी एक का आधार ले लीजिए और उनकी नागरिकता प्रिज्यूम कीजिए। और जो लोग 2000 के बाद है उनमें भाई दोनों माँ बाप का ले लो। अगर दोनों माँ बाप 1987 से पहले पैदा हुए हैं, जो आज की देश हालात में मुझे लगता है ज्यादातर लोगों का होगा, बिल्कुल, फिर हम झगड़ा किस बात का कर रहे हैं, हंगामा है क्यों बरपा। क्वेश्चन ये है कि नागरिकता भारत के नागरिकों की जो भारत में पैदा हुए हैं, भारत में रह रहे हैं, प्रिज्यूम की जानी चाहिए। और जो ये कहे ये नागरिक नहीं है, वो सबूत लाए, वो साबित करे कि ये साहब पैदा तो भारत में हुए हैं लेकिन इनके दोनों माँ बाप जो हैं वो जर्मन एम्बेसी में काम करते थे, वो बेसिकली जर्मन है, सही, उनके लिए नहीं प्रिज्यूम होनी चाहिए। लेकिन जो भारत में पैदा हो गया, जिसके माँ बाप भारत में पैदा हुए हैं, उनकी नागरिकता में क्या डिफिकल्टी है। फिर अगर उनमें से कुछ के पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट एक्ट में जैसे संविधान में प्रस्तावना है वी द पीपल, ऐसे ही हर लॉ में प्रियम्बल होती है। तो जो पासपोर्ट एक्ट की प्रियम्बल है उसमें लिखा है पहली ही लाइन में कि ये लॉ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि भारत के नागरिक विदेशों में जा पाए। बिल्कुल, उसमें लिखा है कि जो अप्लाई करेगा, आवेदन करेगा पासपोर्ट देने के लिए, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, भारत की संप्रभुता में और अखंडता में उसका विश्वास होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, बायोमेट्रिक होती है सर, बायोमेट्रिक होती है। उसके बाद भी सरकार अपने ही दिए हुए किसी प्रमाण को कहे कि ये इनफ प्रमाण नहीं है, वो के फैक्ट ये है कि कानूनी तौर पर ये बात सही है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे हम ये कहते हो ये सिटीजनशिप कार्ड है देश में नहीं। लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि पासपोर्ट सिर्फ नागरिक को दिया जाता है। अच्छा, इसमें पासपोर्ट एक्ट में एक सौरभ बड़ा अच्छा प्रावधान है, अगर आपने किसी और देश का पासपोर्ट बनवा लिया तो आपका विड्रॉ किया जाएगा। यानी दूसरे देश का पासपोर्ट ले लेने का मतलब है कि आपने अपनी नागरिकता छोड़ दी भारत जी। तो अगर किसी ने जर्मनी का पासपोर्ट ले लिया तो उसे तो आप जर्मन सिटीजन मानते हैं, और मैंने अगर भारत का पासपोर्ट ले लिया मुझे भारत का नागरिक नहीं मानते। इसी तरह वोटर आईडी कार्ड, इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल लिस्ट में उसी का नाम शामिल करते हैं
जिसके बारे में वो कन्विंस होते हैं कि ये भारत का नागरिक है। उसने वोट भी दे दिया होता है 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार। कम से कम यहां तो प्रिजम्पशन होनी चाहिए, चाहे पासपोर्ट हो और चाहे वोटर आईडी हो। मैं कह रहा हूं उसको कंक्लूसिव प्रूफ माना जाए। अभी आधार के लिए तो मैंने कहा आपको कि प्रिजम्पशन हो। अब कंक्लूसिव प्रूफ क्या है एविडेंस में? कंक्लूसिव प्रूफ, और ये हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी आया है और उससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में भी था, कि अगर एविडेंस लॉ किसी चीज को, किसी फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर करे, तो फिर अब आप एविडेंस नहीं दे सकते उसको खत्म करने की, रिबट करने की। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं जी। शादी हो गई 2 लोगों की, ठीक है। कानून ने यह कहा कि कोई भी बच्चा जो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज वेडलॉक पैदा हुआ, वो लेजिटिमेट माना जाएगा। यानी आपकी शादी अगर हुई 7:20 पर और 7:25 पे भी बच्चा पैदा हुआ, तो क्योंकि लॉ की पॉलिसी यह है कि कोई बच्चा इलिजिटिमेट ना माना जाए, तो उनका बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा, अनलेस ये हो कि भाई वो एक्सेस पॉसिबल नहीं थी, कि साहब हस्बैंड जो था वो तो वॉर फ्रंट पे था, या वो सौरभ की तरह जो है वो तो साहब पिछले 4 साल से ईरान में जो है रेड माइक के लिए प्रोग्राम बना रहा था, तो जब वो 4 साल से यहाँ था ही नहीं, तो कैसे चाहे शादी हो भी गई हो, वो नहीं माना जाए। तो आमतौर से प्रिजम्पशन हो सिटीजनशिप की, ये रिबटेबल प्रिजम्पशन होगी जो ये कहता है कि सिटीजन नहीं है, वो सबूत ला के दे, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर हो, सिटीजन के ऊपर न डाला जाए। और अगर किसी के पास पासपोर्ट है या वोटर आईडी है, क्योंकि ये 2 डॉक्यूमेंट आप देते ही उसे हैं जो सिटीजन है। बैंक का कार्ड, पासबुक या राशन कार्ड या स्कूल का 10th का सर्टिफिकेट या प्रॉपर्टी, ये तो नॉन सिटीजन भी कर सकते हैं। लेकिन आप वोटर आईडी नहीं दे सकते नॉन सिटीजन को, पासपोर्ट नहीं दे सकते नॉन सिटीजन को, तो ये 2 डॉक्यूमेंट तो कंक्लूसिव प्रूफ माने जाने चाहिए। जो पूरा आइडिया है सौरभ सिटीजनशिप का, उसकी उत्पत्ति ऐसे हुई, राष्ट्रतंत्र था, अब जनतंत्र आ रहा है, तो जो लोग जनतंत्र में और रिपब्लिकन वैल्यूज में और लिबरलिज्म वैल्यूज में यकीन रखते हों, उनको सिटीजन माना गया। ये एक इंक्लूसिव आइडिया था, हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। बड़ी एक पुरानी किताब थी, दिलावर फिगार एक बड़े मजाहिया उर्दू के शायर थे, उन्होंने एक किताब लिखी असर नौ, उसके पहले पेज पे एक उन्होंने सर्किल बनाया, उसमें एक मुल्ला खड़े हुए हैं और वो एक डंडा लिए हुए तमाम मुसलमानों को, क्योंकि आप ईरान और लेबनान कवर कर रहे हैं इसलिए आप इस जोक को समझेंगे कि वो डंडे से सबको मार के बाहर कर रहे हैं। उसके नीचे लिखा था, पहले ये कोशिश होती थी कि लोगों को दायरे इस्लाम में लाया जाए, यानी इस्लाम के सर्किल में लाया जाए। अब ये मुल्ला लोग ये डंडे मार मार के कह रहे हैं कि तुम भी मुसलमान नहीं, तुम भी मुसलमान नहीं। तो क्या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भारत का सिटीजन डिक्लेयर करने के बजाय उनको कहें कि आपकी नागरिकता तो डाउटफुल है? और आप सोचिए, एक बार नागरिकता डाउटफुल हो जाए तो कितना अहम हो जाएगा। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जिन लोगों का नाम एसआईआर में नहीं है, उनका मैटर्स जो है वो रिफर किया जाए मिनिस्ट्री ऑफ होम में, और फिर वो डिसाइड करें। यहां उनके डिसाइड करने से पहले, मैटर रिफर करने से पहले, जो आप केस बता रहे हैं उसमें डिनाई हो गया पासपोर्ट, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि अगर आपका नाम एसआईआर में नहीं है तो आप भारत के नागरिक नहीं है, इसलिए आपको पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा। और आपके पास पासपोर्ट था तब भी नहीं दिया जा रहा। तो पासपोर्ट देते वक्त और पासपोर्ट दोबारा रिन्यू करते वक्त भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और उस पुलिस वेरिफिकेशन में ये इंश्योर किया जाता है कि भाई आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, आप सरकारी अफसर हैं तो आपके पास एनओसी है, और जाहिर है कि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आप भारत के नागरिक हैं। अब क्योंकि एसआईआर हो गई है तो ये भी देखा गया होगा कि एसआईआर में नाम है या नहीं, और अगर नहीं है तो ये माना गया कि आप नागरिक नहीं है। सर, अब मेरा एक बहुत ही आम लोगों वाला सवाल है जो हमसे लोग पूछ रहे हैं
अब सर चूंकि अब पासपोर्ट भी हमारा वैलिड सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं रहा, कह दिया मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने कि आपका ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, ये होम मिनिस्ट्री तय करती है। आधार को एसआईआर की सुनवाई के दौरान कह दिया गया भाई आधार आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ये पहचान पत्र है। एसआईआर की प्रक्रिया से बहुत सारे लोग बाहर आ गए, वो केस मुकदमे लड़ रहे हैं, वो चल रहा है। सर आप ये बताइए, अगर मैं भारत का नागरिक हूं और खासकर माइनॉरिटीज में इस बात को लेकर के डर है कि भाई हमें पहले ही शंका शंका हम पर प्रश्न चिन्ह है, हम पर एक बायसेस के तौर पर हमारे साथ बायस होकर व्यवहार किया जाता है। अब मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास आधार है, मेरे पास पासपोर्ट है, एसआईआर में भी हो सकता है मेरा नाम है, मैंने वोट किया अभी चुनाव में, मान लीजिए बंगाल में या बिहार में, फिर भी मैं कैसे साबित करूं? कल को बोल दिया कि तुम जाओ, तुम नागरिकता का प्रूफ लाओ, नागरिक हो नहीं हो, कुछ ऐसा हो गया तो मतलब सब लोग अब डरे हुए हैं। तो उस अब क्या करना है सर? क्या चारा है? सरकार की तरफ से कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा है। क्या समझे एक आम हिंदुस्तानी? देखिए, हमको प्रधानमंत्री जी की बात पे यकीन रखना चाहिए। जब ये एनआरसी का मामला हो रहा था, रामलीला मैदान से खुद प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम ऐसा कोई एनआरसी नहीं करने जा रहे, और आप फिर देखिए कि कोई उस सिलसिले में वो वादा निभाया गया, कुछ आगे बढ़ा नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक क्लैरिफिकेशन दे दिया, टेक्निकली वो सही भी है। वो के जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट एसआईआर बिहार का जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी पासपोर्ट को नागरिकता का बड़ा प्रमाण पत्र माना है। तो एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट लॉ ले डाउन करे आर्टिकल 141 के तहत, वो पूरे देश पे बाइंडिंग है। तो किस तरीके से मंत्रालय ये कह रहा है कि वो पासपोर्ट नहीं है? दरअसल एक पासपोर्ट होता है, एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट होता है। तो पासपोर्ट को ही एक्सक्लूसिवली ट्रेवल डॉक्यूमेंट कह दिया जाए, ये बात सही नहीं। और हम लोग जिनके पास पुराने पासपोर्ट हैं, उसमें सरकार की मोहर भी लगी हुई है कि आप भारत के नागरिक है। जो बहुत से सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके सीनियर सिटीजनशिप कार्ड पे भी भारत की नागरिकता लिखी हुई है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कंफ्यूजन दूर करने की जरूरत है। लोगों में अगर डर और भय का भाव आए तो वो देश को मजबूत नहीं करता। नागरिक खुश रहने चाहिए। जो हैप्पी सिटीजन्स हैं वो मजबूत देश बनाते हैं। अगर हमको विश्व गुरु बनना है तो हमें ये अनसर्टेनिटी नहीं लानी चाहिए। अच्छा, फिर आप देखिए कि आपके देश के संविधान ने 1950 में डिक्लेयर कर दिया कि जो भी भारत में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक। ये लॉ 87 तक चलता रहा। मैंने आपको समझा दिया कि ज्यादातर लोग जो हमारे आपके एज ग्रुप के हैं वो 87 तक पैदा हो चुके हैं, उनके माँ बाप भी 87 तक पैदा हो चुके हैं। तो हम बिला वजह कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। जो 87 से पहले पैदा हुआ है उसका सिर्फ भारत में पैदा होने का फैक्ट उसकी नागरिकता का प्रमाण है। लेकिन अब आपको खुद मालूम है कि बर्थ कितनी रजिस्टर होती है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएंगे। हम सबके जो है, आपको मालूम है कि क्लास 10th का सर्टिफिकेट को माना गया डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो उनका फैक्ट भारत में बर्थ का जो है उसको असरटेन करने में अगर एक लिबरल एटीट्यूड अपनाया जाएगा। घरों में बर्थ होती थी, भारत में डॉक्यूमेंटेशन वैसे भी बहुत पुअर है। एसआईआर के दौरान ये आया था सब कि कौन, ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितने % हैं बिहार में किसके पास। तो इतना डॉक्यूमेंट्स पे ना जाएं, ये देखें कि क्या ये व्यक्ति जो है ये भारत में पैदा हुआ है। अगर वो पैदा हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना जाए। और बेहतर होगा, जैसे मैंने आपसे कहा, कि हर 87 से पहले बर्थ वाले आदमी का आधार देखकर उसे आधार को भारत की नागरिकता का कार्ड मान लिया जाए, क्योंकि वो उसका जो एक्सपेंशन है वो 130-135 करोड़ लोगों तक को पहुंच चुका है। और अगर ऐसा कोई है जो 93 के बाद पैदा हुआ है तो भाई उससे कहा जाए कि ना सिर्फ तुम्हारा आधार, बल्कि अगर तुम्हारे बाप या माँ का आधार भी दिखाओ, अगर वो 87 से पहले पैदा हुए तो चलो तुम्हें भी भारत का नागरिक मान लेते हैं। और जो 2003 के बाद पैदा हुए हैं उनके दोनों माँ बाप का देख लिया जाए, और वो दोनों अगर भारत में पैदा हुए हैं तो इसमें ये कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी रखना अच्छी चीज है। सर एक छोटी सी बात और, चूंकि आपसे बात हो रही है और आप इतने क्लैरिटी के साथ समझा रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार की तरफ से एक बहुत स्पष्ट क्लैरिफिकेशन आना चाहिए।
बहुत लोग अब ये कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रामलीला मैदान से कहा था कि हम एनआरसी नहीं कर रहे, लेकिन वो तब कहा था। क्या एनआरसी के लिए अब रास्ता साफ किया जा रहा है? क्या एनआरसी हो सकती है? क्योंकि एसआईआर जिस तरीके से हुआ, पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि तमाम जिस तरीके से हुआ, उस पर हमने बहुत लोगों से बात की, एक्सपर्ट से बात की, रिपोर्ट किया, बिहार में रिपोर्ट किया, सारी चीजें हमने की और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और वैलिड ठहराया गया भाई एसआईआर कराने का अधिकार चुनाव आयोग को है और वो करा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एनआरसी भी अगर होता है आगे और कोर्ट से राहत नहीं मिलती आजकल तमाम मामलों पर, तो आम नागरिक को आज की तारीख में क्या करना चाहिए? आप जैसे संविधान के एक्सपर्ट से क्या सलाह है उन लोगों को जिसको ये लग रहा है कि अब तो हम पर भी शक है, कल को हमारी भविष्य को लेकर के हम चिंतित हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं नहीं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसे क्या सोचना चाहिए ज़हन में? वो किस उम्मीद के साथ सोए कि नहीं मुझे कल को मैं सुरक्षित हूँ, मेरी नागरिकता सुरक्षित है? देखो सौरभ, पहली बात तो हम ये कहेंगे ये बहुत लो लेवल के एक विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है किसी चीज के रिप्लाई में। इसको उतना सीरियसली ना ले, मीडिया ने उसे बहुत ज्यादा फैलाया, लोगों में एक तरीके से डर बैठ गया। अगर एनआरसी होगी तो वो फैसला गृह मंत्रालय का होगा और गृह मंत्रालय उसमें नोटिफाई करेगा उसको। हो सकता है उसके लिए सेंसस में ही पहले एनपीआर हो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो पहली चीज तो ये करेंगे जब सेंसस हो तो जो भी उसमें इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है वो सही सही इंफॉर्मेशन भरी जाए। दूसरी चीज ये कि अदालत को ये क्लैरिफाई करना चाहिए जब भी एनआरसी हो। देखिए, अगर एनआरसी होती है तो उसे कोई इलीगल नहीं करार दे सकता, इसलिए क्योंकि एनआरसी का होना सिटीजनशिप एक्ट के बाद जो रूल्स बने हैं 2003 के, वो कानूनी तौर से सही है और आप एनआरसी को चैलेंज करें इसमें यकीनन हार होगी। कोई कोर्ट ये नहीं कहेगी कि कोई संसद ऐसे रूल ना बनाए जिसमें लोगों को सिटीजनशिप कार्ड दिया जाए, इसको इनवैलिड अवैध नहीं करार दिया जा सकता। अब उस प्रोसेस को कैसे करें? देखिए, आसाम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और बहुत पैसे लगाकर 1100-1200 करोड़ रुपए खर्च करके आपने एनआरसी तो की। एनआरसी में उस 19 लाख लोगों को छोड़ दीजिए जिनके नाम नहीं आए, जो 3 करोड़ 11 लाख लोगों की नागरिकता सही पाई गई। आज 7 साल हो गए सौरभ, एक को भी तो नागरिकता का कार्ड नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। अगर आसाम के एक्सपेरिमेंट के बाद आपने वहां कार्ड नहीं दिए तो क्या पूरे देश के लेवल पे ये करें? और अगर हम ये करें तो सौरभ, मैं आपको बता दूं, तकरीबन 145 करोड़ में 30-35 करोड़ लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, ज्यादातर गरीबों के लिए, ज्यादातर बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि आप मुझसे एक संविधान विशेषज्ञ की हैसियत से पूछ रहे हैं, ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए जैसे उस वक्त लग गए थे 2020 में, 2019 में ना लगे। 100 डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अगर कोई बिल्कुल प्रिजुडिस माइंड से बैठे तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने जिनके पास 15-15 डॉक्यूमेंट थे आसाम में, उनको भारत का नागरिक नहीं माना। एक डॉक्यूमेंट आपका चाहिए जिससे बस ये साबित हो कि आप अगर 87 से पहले पैदा हुए हैं तो भारत में पैदा हुए। अगर 87 के बाद पैदा हुए हैं आप, 93 के बाद पैदा हुए हैं आप, तो आपके माँ बाप में से कोई एक 87 से पहले पैदा हो गया हो भारत में, तो वो नागरिक हो जाएगा, कोई बात। और 2000 के बाद आपके दोनों माँ बाप। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, लोग परेशान ना हो। मुझे उम्मीद है कि जब भी ये एक्सरसाइज होगी, एक रैशनल तरीके से, लिबरल तरीके से, लोगों को तकलीफ देने की नियत से नहीं होगी। लोगों को भारत की नागरिकता उनकी है, उनके पैदा होते ही उन पर वो हक हो गया, उसको एक्नॉलेज करने के लिए होगी। किसी कार्ड से नागरिकता नहीं मिलेगी, नागरिकता तो पैदा होते ही मिल गई। जितने लोग भारत में पैदा हुए हैं,
मैंने आपको बता दिया 87, 93, जी 2003 का। बिल्कुल उस बिल्कुल। रूल के हिसाब से उनके पैदा होते ही उनको नागरिकता मिल जाती है। अब उसको एक्नॉलेज करने की बात है, क्योंकि ज्यादा हमारे लोगों के पास आधार कार्ड हैं, इसलिए आधार कार्ड आज वो नागरिकता का सबूत नहीं है, वो सिर्फ आपके रेजिडेंस का सबूत है। लेकिन अदालतें और सरकार उसको मान सकती हैं एज अ डॉक्यूमेंट, क्योंकि वही अकेला डॉक्यूमेंट है जिसमें बायोमेट्रिक्स ले लिया है आपने। जी जी जी। तो ये अब बहुत आपने ज्यादा अगर करना हो तो फिर डीएनए टेस्ट करवा लें लोगों का, सब भारतीय निकलेंगे, फिक्र मत कीजिए आप। ठीक है, तो ये डीएनए टेस्ट वाला आइडिया ज्यादा बेटर है। हमें लग रहा है कि अंत में यही करा लें हम लोग तो मगर हो महंगा बहुत होगा ये। सर क्या करें सर, आदमी करेगा, हिंदुस्तान में रहना है तो मतलब, क्योंकि मेरे पासपोर्ट में लिखा हुआ है नेशनैलिटी इंडियन, और बहुत फक्र के साथ मगर हिंदुस्तान का डीएनए से पासपोर्ट। डीएनए से प्रॉब्लम जो है कुछ और भी हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली पूरे सब कॉन्टिनेंट के लोगों का डीएनए एक सही है। नहीं सर, तो फिर तो बहुत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। हो सकता है कि जो लोग मांग रहे हैं नागरिकता का प्रमाण, वहां से कुछ लोगों का मसला हो जाएगा। आई विल लीव इट टू द पब्लिक टू अंडरस्टैंड। पर सर थैंक यू सो वेरी मच, आपसे बात करना बहुत जरूरी था और आपने हमें ये वक्त दिया। और जैसे हमने शुरुआत में कहा कि फैजान साहब हमारे गाइड भी हैं, और हमें हमेशा बहुत सपोर्ट मिलता है, और हमें लगा कि लोगों को बहुत आराम से समझाने की जरूरत थी। सर ने बताया समझाया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आगे होम मिनिस्ट्री क्लैरिफिकेशन दे, और अगर नहीं देती है तो फिर मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोग कोशिश करें कि किसी तरीके से एसआईआर में अपना नाम तो जरूर जुड़वाएं, मतलब पूरी कोशिश करें, जुड़वाएं, कोर्ट जाए, कहीं जाएं, ताकि आपके पास जो नया एसआईआर में अगर लिस्ट में नाम है तो वो मजबूत पक्ष रहेगा आपका। वो एक जरूर चीज आपको करनी चाहिए। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर द टाइम, और हम लोग आगे फिर आपको परेशान करेंगे किसी मुद्दे पर जहां लगेगा जरूर, कि लोगों को समझाने की जरूरत है। सर थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर।